है ना। इन सब से सवाल आते रहते हैं, ठीक है। ब्राउन मैन्योरिंग हो गया ये सब से सवाल आता है धान में, ठीक है। कठिन चीज कुछ नहीं है, इतना सरल सरल है। चलो एक बार मैं रिवाइज ही कर दे रहा हूँ पूरा धान फटाफट, ठीक है ना। 2 मिनट लगेगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। ए शांति रखो यार थोड़ा। धान का वैज्ञानिक नाम, ओराइजा सटाइवा। फैमिली, ओरिजिन प्लेस, साउथ ईस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर 24। इन्फ्लोरोसेंस, पेनिकल। फ्रूट टाइप, कैरियोप्सिस। पॉलिनेशन सर पढ़ाएंगे, लेकिन क्या होता है इसमें, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कैसा पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। राइस हमारा इंडिया का क्या है, स्टेपल फूड है। वर्ल्ड की बात करेंगे तो गेहूं हो जाएगा। और जो एशिया है वो लगभग लगभग धान प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। टोटल 24 प्रजातियां, जिनमें से 2 की खेती होती है, और आइजा सटाइबा और आइजा ग्लेब्रिमा। सटाइबा हमारे यहाँ, ग्लेब्रिमा अफ्रीका में, ठीक है। जो हमारा जंगली धान होता है उसका इंडोस्पर्म कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है। तो बस पहली स्लाइड में क्या, 6 से 7% प्रोटीन, 2 से लेके 2.5% तक फैट, कैल्शियम वगैरह कम। प्रोटीन जो है जब हम मिलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। CRRI कटक उड़ीसा, IRRI फिलीपींस मनीला। खत्म, कोई दिक्कतें नहीं है। ओरिजिन हो गया। क्लासिफिकेशन बता ही दिया, सटाइबा और ग्लेब्रिमा देखो सब नीचे गायब हो गया, जो बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। 2 ही हैं। ओराइजा कॉम्प्लेक्स में कौन है, ओराइजा सटाइबा और ओराइजा ग्लेब्रिमा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, न्यू राइस ऑफ अफ्रीका में सिर्फ 2 लाइन। किसके क्रॉस से बना, सटाइबा और ग्लेब्रिमा। किसने बनाया, डॉक्टर मॉन्टी जोन्स। किसने बनाया, और फुल फॉर्म न्यू राइस फॉर अफ्रीका। वाइल्ड टाइप का एक लाइन बचा केवल, क्या है, रेड इंडोस्पर्म है, रेड राइस कहते हैं। उसके बाद में सटाइबा की कितने क्रोमोसोम, 24। और इसमें कुछ नहीं है, देखो सारी लाइनें खत्म, केवल 3 स्पीसीज है, इंडिका, जपोनिका और, अब सही है। तुम लोग दिक्कत है क्या आवाज में, तो वो लगवाना पड़ेगा क्या, ये वहीं से दिक्कत है, समझ रहे हैं। हमारी आवाज बहुत प्यारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा कॉस्मोपोलिटियन छूट गया। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब जो हर जगह होता है, लगभग लगभग जगह कौन सी होती है, सटाइबा होती है। ग्लैब्रिमा की खेती बहुत कम जगह होती है। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब जहाँ पे सभी का कल्टीवेशन किया जाता है उसे बोलते हैं कॉस्मोपोलिटियन इन नेचर। इंडिका, जपोनिका, जावानिका। इंडिका इंडिया में, जपोनिका जापान में, जावानिका इंडोनेशिया में। उसके बाद में थोड़े से इसके करेक्टर है, मन करेगा वो छोड़ देना, देखो, है ना। रिस्पॉन्सिव टू इंटेंसिव कौन होता है, जपोनिका। खत्म, कुछ नहीं है। और आइजैक ग्लेब्रिमा कहाँ पे होता है, अफ्रीका में। बस ये याद रखना कि इसमें इसकी करेक्टर कैसे होता है, सेटरिंग इन पेनिकल। इसके पेनिकल क्या होते हैं, सेटरिंग मतलब गिर जाते हैं। ठीक है। इसकी एक वैरायटी है कौन सी, CG14। इसकी कौन सी वैरायटी है, तुमसे पूछे कि CG14 किसकी वैरायटी है, तो वो ग्लेब्रिमा की वैरायटी है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सॉर्डे प्लांट है, C3 प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट सिस्टम में कुछ यादें नहीं करना, सिर्फ फाइबरस रूट सिस्टम होता है। सूट सिस्टम में इसके तने को क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। लीफ में हमारा ऑरिकल और लेग्यूल हो गया। लेग्यूल हमारा पेपरी वाइटिस होता है। और ऑरिकल हमारा 2 क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बात खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। पैनिकल बस ये समझो कि इन्फ्लोरोसेंस को पैनिकल कहते हैं, खत्म। हल हमारा क्या होता है, लेमा और पेलिया से बना होता है। पेलिया इनर पार्ट होता है, लेमा हमारा आउटर पार्ट होता है, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, वेजिटेटिव स्टेज है और रिप्रोडक्टिव स्टेज है। वेजिटेटिव में हमारा क्या होगा, सीडलिंग स्टेज होगा, जो हमारा 21 से 25 दिन का होगा, या 4 से 6 पत्ती होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है। टिलरिंग हमारा कितने टिलर्स होने चाहिए मीटर स्क्वायर में, 350 से 400। एक हिल में कितने टिलर होने चाहिए, 50। सब तो आता है यार तुम लोगों को, हाँ। अरे थम जाओ। वेजिटेटिव लैग फेज के बारे में मैंने बताया था कि थोड़ा सा पढ़ लेना कि वेजिटेटिव लैग फेज किस फसल में पाया जाता है, धान में पाया जाता है। ये फोटो पीरियड सेंसिटिव होता है कि इनसेंसिटिव, सेंसिटिव होता है, ठीक है। और हमारा ये क्या होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वैरायटीज होती है सिर्फ उन्हीं में होता है, ठीक है। इसको इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये जरूरी है।
है ना। कटाई छटाई उतना करो जितने में पौधा जिंदा रहे, इतना नहीं काट पीट दो कि पौधा ही मर जाए, समझ गए कि नहीं। अगला हमारा रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में पैनिकल इनिशिएशन, देखो सारे पॉइंट्स खत्म हो गए, केवल नाम नाम पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में फ्लावरिंग हो गया, राइपनिंग, मेच्योरिटी खत्म। सॉइल हमारी कैसी होनी चाहिए, क्ले या क्ले लोम होना चाहिए, सेमी एक्वेटिक प्लांट है, पीएच मान 4 से 6 होना चाहिए। क्लाइमेट कैसा चाहिए, वार्म और ह्यूमिड चाहिए, खत्म। उसके बाद में ये टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। सोइंग टाइम में आपको याद है, आसमान बोरो मजनू सनम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सोइंग मेथड में ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग पता है, बुशनिंग बता दिया था कल क्या होता है। किसी ने पूछा था क्लास के बाहर कि सर कितने दिन बाद करते हैं ना, तो ये देखो लिखा हुआ है ना, कितने दिन बाद करते हैं, 4 से 6 वीक के बाद करते हैं। हमारा वेल से क्या करते हैं, क्रॉस फ्लोइंग कर देते हैं, टूट जाता है, टेलरिंग बढ़ जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है बुशनिंग का, ये पूछा जाता है। तो क्या उद्देश्य होता है, स्ट्रॉ के ईल्ड को कम करना और दाने की पैदावार को बढ़ाना। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पडलिंग, जानते हो कि नहीं। हाँ, जो ट्रांसप्लांटिंग से पहले किया जाता है वो ऑपरेशन क्या कहलाती है, पडलिंग कहलाती है। पडलिंग का पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है। पडलिंग करने के देखो 2-3 उद्देश्य होते हैं, लेकिन आप मुख्यतया समझो। पहला उद्देश्य तो ये होता है कि देखो खरपतवार तो है ही, वो दूसरा है। प्रथम उद्देश्य क्या है कि हाँ, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना। क्यों, क्योंकि देखो जब हम क्या कहते हैं पडलिंग करते हैं ना, तो एक लेयर बन जाती है जिससे पानी क्या होता है, नीचे नहीं जा पाता है, ठीक है। अगर पडलिंग नहीं करेंगे और पानी भरेंगे तो पानी क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो वही है हमारा कि इम्परवियस लेयर बनाना। इम्परवियस का मतलब क्या होता है, जिससे पानी नीचे ना जा पाए, जिससे पानी पास ना हो पाए, ठीक है। तो और हमारा जो वाटर का लॉस हो रहा है परकोलेशन के माध्यम से, उसको कम करना, समझ गए कि नहीं। दूसरा क्या है हमारा, वीड को कंट्रोल करना। और भी बहुत सारे, लेकिन दो मेजर हैं पडलिंग के। दो मेजर एम क्या है हमारे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, और कैसे बढ़ेगा, परकोलेशन, वाटर परकोलेशन और लीचिंग को कम करके, ठीक है। दूसरा क्या है, वीड कंट्रोल। गांव में देखे होगे, पाटा लगाओ मतलब पडलिंग करोगे, सारे वीड वैसे ही मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ पडलिंग, समझ में आ गया ये क्या है, बस कुछ नहीं है। अगला है हमारा डेपोग मेथड। डेपोग मेथड और सारा ये सब ध्यान से सुन लो। डेपोग मेथड क्या है हमारा कि नर्सरी उगाने का एक तरीका है, ठीक है। क्या उगाने का तरीका हमारा, नर्सरी उगाने का एक तरीका है। और ये पूछा जाता है कि ये कहाँ से डेवलप हुआ है। तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, फिलीपींस मनीला, वहीं से ये डेवलप हुआ, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो कहाँ से डेवलप हुआ है, फिलीपींस मनीला से। दूसरा सवाल आता है कि ये भारत में सर्वप्रथम किस प्रदेश में आया, ठीक है। तो देखो डेपो की स्पेलिंग क्या है, DAP। एपी का मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश। तो भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया, आंध्र प्रदेश, समझ गए कि नहीं, ये सब पता होगा, है ना। तो इन इंडिया फर्स्ट एडॉप्टेड बाई फार्मर ऑफ आंध्र प्रदेश। अब दिमाग नहीं लगाना कि एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश भी होता है, तो सर ने क्यों आंध्र प्रदेश बताया, है ना। तो रीजनिंग नहीं है यहाँ पे, हम लोग स्ट्रिक्ट से याद कराते हैं कि डेपो में देखो एपी आ रहा है तो आंध्र प्रदेश क्यों, क्योंकि जब अभी SRI पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वो भारत में तमिलनाडु में आया, तो वहां क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। डेपोक चला जाता है तमिलनाडु, SRI आ जाता है आंध्र प्रदेश। तो इसलिए गड़बड़ ना हो, इसलिए एपी का मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश होता है, ठीक है। अगला हमारा क्या है कि जो हमारा डेपोग नर्सरी उगाने का विधि है, इसमें क्या करते हैं हम, बिना मिट्टी के मदद से नर्सरी उगाते हैं, ठीक है। मतलब पॉलीथीन का यूज करते हैं, ब्लैक पॉलीथीन, और कंक्रीट होता है, उसी सब पे हम लोग इस पे नर्सरी को उगाते हैं। तो वही लिखा है कि थिक सीडलिंग विदाउट एनी कॉन्टेक्ट विद द सॉयल। तो आपसे पूछा जाए कौन सा वो मेथड है जिसमें बिना सॉयल के या बिना मृदा के हम लोग नर्सरी को उगाते हैं, तो कौन सा मेथड है, डेपोग मेथड है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या होता है, सॉयल नहीं होता, बनाना की पत्ती वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन वही लिखा है। ग्रोइंग सीडलिंग ऑन अ कंक्रीट फ्लोर, कंक्रीट मतलब समझ रहे हो ना, जो गिट्टी गिट्टी है ना, थोड़े छोटे गिट्टी, कंक्रीट फ्लोर ऑन ए रेज्ड बेड ऑफ ए सॉइल कवर्ड विद, किससे, पॉलीथीन सीड से कवर कर देते हैं, या किससे करते हैं, बनाना की पत्ती से कर देते हैं, समझ गए कि नहीं। तो आपसे पूछा जाए बिना मिट्टी के नर्सरी कौन सा मेथड में उगाते हैं, तो कौन सा होगा, ठीक है। अब इससे सरल कुछ नहीं होता। कितने दिन में तैयार हो जाता है, तो 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। सिंगल वैल्यू आ जाए तो 12 दिन मारना, ठीक है। सिंगल वैल्यू आ जाए तो 12 दिन, 11 से 14 दिन, या कहीं कहीं पे आपको मिलेगा 12 से 14 दिन। तो कितने दिन में तैयार हो जाता है, 12 से 14 दिन में तैयार हो जाता है। अब ये सब मत तुम लोग अपने मन से कम करने लगना, ठीक है। ये एक एक लाइन है, ये सबको वैसे याद होगी, मुझे उम्मीद है कि 50% से ज्यादा लड़कों को ये याद होगा, ठीक है। जिनको नहीं याद है ये उनका मेहनत जाने। अच्छा, अब ये है कि नर्सरी एरिया कितना चाहिए, तो 25 से लेके 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया चाहिए। कितना नर्सरी एरिया चाहिए,
हाँ, ऐसे एक चीज भुलाना बताना भूल गया। जैसे मान लो कि हमें 10 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग करनी है। कितने हेक्टेयर में? 10 हेक्टेयर में, समझ गए? तो हम नर्सरी कितने एरिया में डालेंगे, पता है? अरे गांव, आप लोग सिंपल समझो कि तुमको 10 हेक्टेयर धान लगाना है खेत में, समझे? तो जो उसकी नर्सरी डालोगे पहले, वो कितने एरिया में डालोगे? कितने हेक्टेयर? 1 हेक्टेयर। कैसे पता चलेगा? जितने एरिया में ट्रांसप्लांटिंग करनी हो उसका 1/10, उसका कितना? 1/10। तो 1/10 कितना होगा? एक होगा, समझ गए कि नहीं? मतलब मान लो तुमको 1 हेक्टेयर एरिया में अगर ट्रांसप्लांटिंग करनी है या मतलब पौध लगानी है, तो कितने एरिया में नर्सरी होगा, बताओ? अरे मान लो कि 1 हेक्टेयर एरिया में हमको धान लगाना है, तो जो उसका नर्सरी डालेंगे वो कितने क्षेत्रफल पे डालेंगे? हाँ, अरे यार सिंपल बताओ, 1 हेक्टेयर में क्या करना है तुमको? ट्रांसप्लांटिंग करना है, मतलब पौधरोपण करना है। तो इसका जो नर्सरी डालोगे कितने क्षेत्रफल में डालोगे? मैंने क्या बताया? 1/10। तो इसका भी 1/10 करो ना, क्या दिक्कत है? 1/10 लिखो, क्या आ जाएगा? 0.1 हेक्टेयर। क्या दिक्कत है? 0.1 हेक्टेयर। या जो लोग बोल रहे हैं 1,000 मीटर स्क्वायर, वो भी ठीक है, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 1/10 करोगे तो 1,000 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? तो ऐसे ही यहाँ कितना नर्सरी का क्षेत्रफल लग रहा था 1 हेक्टेयर के लिए? 0.1 हेक्टेयर। यहाँ कितने में काम हो जा रहा है? 25 से 20 से 25 नहीं बोलना, एकदम एग्जैक्ट है ये, 25 से 30 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लगेगा। कितना क्षेत्रफल लगेगा? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना सभी को? अच्छा, तो ये तो हो गया नर्सरी का क्षेत्रफल। और कितना दिन लगेगा? 11 से 14 या 12 से 14, सिंगल वैल्यू आ जाए तो 12। कितना दिन लगेगा? 12। मिट्टी लगेगी? नहीं लगेगी। भारत में कहाँ आया? आंध्र प्रदेश आया। अब देखो, तुम्हें ये भी पता चल गया, लेकिन इसका बीज दर पता चला कि कितना बीज लगेगा? ये जानोगे कि नहीं जानोगे? तो कितना बीज लगेगा? 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में लगेगा। 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में लगेगा। और टोटल कितना मीटर स्क्वायर नर्सरी चाहिए? तो इसको इसको गुणा कर लोगे कि नहीं? तो लगभग 25 या 75, मतलब 75 से 90 किलोग्राम लगभग बीज लगेगा। समझ गए कि नहीं क्या कहना चाह रहा है मामला? सभी को समझ में आ रहा है? तुम लोग नए हो गया, नया एडमिशन है, समझ में आ रहा है? ठीक है। यूजी कहाँ से है? यूपी कॉलेज? अच्छा चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो समझ में आ गया डेपोक क्या है। डेपोक में 5 पॉइंट याद रखना, इससे ज्यादा नहीं है। देखो 5 पॉइंट क्या क्या है भैया। सबसे पहले कहाँ से विकसित हुआ? भारत में कहाँ आया? आंध्र प्रदेश। कितने दिन में तैयार होता है? 11 से 14 दिन में तैयार होता है। क्या मिट्टी चाहिए? नहीं चाहिए। क्षेत्रफल कितना चाहिए? 25 से 30 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितना बीज चाहिए? 1.5 से 3। कुल पूछे तो 75 से 90। ठीक है। अब अगला आता है ट्रांसप्लांटिंग। तो कब धान की ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं? फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई। अभी अभी हम लोगों ने धान लगाया है, ठीक है, तो हो गया। अच्छा, एज ऑफ सीडलिंग मतलब कितने दिन पुरानी होनी चाहिए? तुम जानते ही हो, 20 से 25, या हम लोग बोलते हैं 21 से 25। ये खरीफ में है। रबी में थोड़े देखो, हमारे यहाँ रबी में धान नहीं होता है, लेकिन जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वहां पे रबी पे भी धान होता है। तो अगर रबी में लगा रहे हो तो थोड़ी सी पुरानी लोगे। समझ गए क्या कहना है? ठीक है। स्पेसिंग कितना रखता है? 20x10। सीडलिंग पर हिल का मतलब कितना पौधा लगाओगे? तो हाइब्रिड है तो 2 से, नहीं सॉरी, हाई इल्डिंग वैरायटीज है तो 2 से 3। हाइब्रिड में कितना लगेगा? एक। सब जान ही रहे हो, कुछ ऐसा नहीं नहीं जानते हो। ट्रांसप्लांटिंग डेप्थ कितनी होनी चाहिए? 2 से 4। बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं रखना है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है। समझ गए कि नहीं? बहुत ज्यादा ऊपर रख दोगे तो पौधा मजबूत नहीं होगा, बहुत ज्यादा गहरा कर दोगे तो पौधा चलेगा नहीं। ठीक है। तो कितना होना चाहिए गहरा? 2 से 4। ट्रांसप्लांटिंग कब करनी चाहिए? जब कितनी पत्ती आ जाए? कितनी पत्ती आ जाए? 4 से 5 पत्ती आ जाए, या 15 से 20 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो जाए। ठीक है। सवाल ये सब आता है वहां गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है जब पूछता है, तो फिर 4 से 6 नहीं याद आता है, बाकी सब याद आएगा। समझे कि नहीं? तो अच्छा, कितना हिल होना चाहिए पर मीटर स्क्वायर? 50 पर। एक को लाइन यहाँ लिखा है एक्स्ट्रा जो तुम्हें ना पता हो, बताओ। इस नोट में है दिखते कुछ ज्यादा? तुम्हें कैसे कह रहे थे कटाई छटाई नहीं हुआ, है ना? इसमें कटाई छटाई नहीं लग रहा कल वाले पीडीएफ से? भाई 50 से 23 आ गया, अब इससे ज्यादा क्या होगा? 50 पर
है ना, सॉरी 50 हिल, ठीक है। चलो अगला है हमारा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यहाँ पढ़ते चलो तो तुम्हें सॉइल में मदद करेगा थोड़ा थोड़ा। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या है कि जो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी है वो कितनी है? अरे कहाँ 30 से 40 होता है, राइस में तो बहुत कम होता है, सबसे कम राइस में ही होता है। 20 to 30% हार्डली होता है, इसको सही कर लेना। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी का मतलब समझ लो, है ना, सही कर लेना। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी का मतलब समझो। यूज इफिशियंसी 20 से 30 यार ये माइक में ही कुछ दिक्कत है, हमारी आवाज में दिक्कत नहीं है ना, उसी में दिक्कत है। 20 से 30% का मतलब क्या है यूज इफिशियंसी का, कि मान लो तुमने 100 किलोग्राम नाइट्रोजन डाला, कितना किलोग्राम? 100 किलोग्राम। तो पौधा कितना इस्तेमाल करेगा? मात्र 20 से 30, बाकी सब क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा, समझ गए कि नहीं? डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा, लीचिंग हो जाएगा, मतलब इधर उधर लॉस हो जाएगा। तो 20 to 30% का मतलब क्या है? ठीक है। तो नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी धान में बहुत कम होता है, सबसे कम धान में होता है। ओवरऑल 40% है, 40% ज्यादा यूज इफिशियंसी नहीं है, समझ गए कि नहीं? तो सवाल आता है कि धान में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कितना होता है? 20 से 30%। समझ में आ गया क्या मतलब कहना चाह रहा है? अगला है कि रिकमेंडेड डोज कितना होता है? 100 से 150 किलोग्राम, किसमें? हाइल्डिंग। हाइब्रिड है तो थोड़ा सा बढ़ा देना, यही सब में चलेगा, ठीक है। हाइब्रिड जो हमारा हाइब्रिड होगा उसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, जो हाइल्डिंग वैरायटीज होगी उसमें थोड़ा सा और कम, जो देसी वैरायटी होगी उसमें एकदम कम, ठीक है। चलो अच्छा, अगला क्या लिखा है कि 80% ऑफ अप्लाइड नाइट्रेट इज लॉस विद इन 3 days ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन। आपके परीक्षा में भी शायद मैंने पूछा था, पढ़ाया भी था कि धान में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस रूप में लॉस होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। तो अगर तुमने कोई नाइट्रेट ग्रुप का फर्टिलाइजर डाल दिया तो 3 ही दिन में कितना लॉस हो जाएगा? 80%, ठीक है। अगला है हमारा यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। शुड बी अवॉइडेड, क्यों अवॉइडेड? क्योंकि डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो हम लोग किसी भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर को धान में रिकमेंड नहीं करते हैं। सवाल आता है तो कौन सा रिकमेंड करते हैं? अमोनियम फर्टिलाइजर को, वहां भी पढ़ाया था कि धान में कौन सा रिकमेंड करेंगे? अमोनियम। कौन सा नहीं करेंगे? नाइट्रेट फर्टिलाइजर। धान में मुख्यतया नाइट्रोजन का लॉस किस रूप में होता है? डीनाइट्रिफिकेशन ग्रुप में होता है, ठीक है। द फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन रिड्यूस जोन, किस जोन में डालना चाहिए? ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये सब याद कर लेना भैया लोग, नहीं मामला फंस जाएगा। फर्टिलाइजर किस जोन में डालोगे? रिड्यूस। देखो दो जोन होता है, एक रिड्यूस जोन, एक ऑक्सीडाइज जोन, वहां भी पढ़ा था। रिड्यूस जोन मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीडाइज जोन मतलब तो फर्टिलाइजर कहाँ डालोगे? रिड्यूस जोन में। क्यों डालोगे? क्योंकि अगर ऑक्सीडाइज में डाल दोगे तो क्या शुरू हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। क्या हो जाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। इसीलिए हमेशा कौन से जोन में डालोगे? रिड्यूस जोन में। धान के केस में किस जोन में फर्टिलाइजर डालोगे? रिड्यूस जोन में, ठीक है। अगला है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में कुछ ज्यादा है नहीं, इंडिया की लगभग 80% मृदा क्या है? फॉस्फोरस में डेफिसिट है, फॉस्फोरस में भी पढ़ाया था, इंडिया में लगभग डेफिसिट है। पोटेशियम में क्या है कि सबसे बेस्ट पोटेशियम फर्टिलाइजर कौन है? म्यूरेट ऑफ पोटास। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है? सोइंग के टाइम पे। जो फॉस्फोरस और पोटेशियम है ये हम लोग कब डाल देते हैं? सोइंग के टाइम पे पूरा पूरा डाल देते हैं, गाँव में देखे हो कि नहीं? अब बाद में थोड़ा बहुत यूरिया डालते रहते हैं, बस वही लिखा है, कोई लिखा ही नहीं है ज्यादा। तो एनपीके कितना है? 120 से 50, 40, वही जो तुम लोग रटे हो, 20 से 40 हमारा K2 हो, 40 से बढ़ा के थोड़ा 50 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फुल डोज ऑफ P&K, हाफ डोज ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड बिफोर द लास्ट बडलिंग। तो मतलब सोइंग के टाइम पे पूरा फास्फोरस, पूरा पोटेशियम और आधा क्या ये डाल दो। बचा जो आधा नाइट्रोजन है उसका 1/4 डाल दो, कब? टेलरिंग। और बचा 1/4 कब डाल दो? पैनिकल इनिशिएशन। जिंक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि जिंक की कमी से धान में क्या होता है? खैरा रोग। तो देखो जो खैरा रोग है सबसे पहले किसने खोजा? डॉक्टर वाइयल। नहीं नहीं, कहाँ खोजा? तो जो पंतनगर वाली यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड वाली, वहीं पे खोजा था। कब खोजा था? 1966। जिंक की कमी है तो क्या डालोगे? जिंक सल्फेट डाल दो। तो बस क्या डालोगे? 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट के साथ क्या मिलाओगे? लाइम। तो देखो अगर नर्सरी में डालना है तो 5 किलोग्राम, लेकिन अगर खेत में डालना है तो 25 किलोग्राम। समझ गए कि नहीं?
इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुम लोगों को ना आता हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं बहुत फास्ट चल रहे हैं तुम लोग भैया, नया वाले, समझ में आ रहा है ना? हाँ, आना समझ में जरूरी है। अगला आता है वाटर मैनेजमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा? बीड मैनेजमेंट। अभी न्यूट्रिएंट पढ़ा, आप क्या पढ़ रहे हैं? वाटर। देखो, हमारा क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल कौन कर रहा है राइस। अरे पहले बड़ा कैटेगरी में आओ, सबसे ज्यादा पानी का इंडस्ट्री कर रहा है, कि रोड कर रहा है, कि एग्रीकल्चर कर रहा है? हाँ, तो पहले एग्रीकल्चर आओ। तो विश्व में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर कर रहा है। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? अब बताओ, धान कर रहा है। ठीक है, शुगर केन नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? धान कर रहा है। समझ गए कि नहीं? तो लिखा है राइस इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर। ग्लोबली 80% ऑफ द इंटायर सरफेस ग्राउंड वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, जिसका 70% अकेले कौन यूज कर लेता है? राइस। समझ गए कि विश्व में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल कौन कर रहा है? फिर राइस, एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में कौन कर रहा है? धान। हाँ, मतलब वही, सुनो, धान शुगर केन नहीं है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? पैडी कर रहा है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे धान को अकेले 1 किलोग्राम पैदा करने में 5,000 लीटर लग जा रहा है, गन्ने में इतना पानी नहीं लगता है। समझ गए कि नहीं? हाँ। देखो, ऐसा होता है ना कि प्रोडक्शन भी तो देखा जाता है। ठीक है, तो अगला चलो। अच्छा, राइस कितना पानी चाहिए? 3,000 से 5,000 लीटर, कितना पैदा करने के लिए? 1 किलोग्राम। ठीक है, और जितना पानी डालते हैं सब लॉस ही हो जाता है, पौधा तो इस्तेमाल करता नहीं है। समझ गए कि नहीं? ज्यादातर क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, अगला है वाटर रिक्वायरमेंट। अब देखो, वाटर रिक्वायरमेंट थोड़ा सा पढ़ लेना। ये मैंने ये लिख दिया है कि नर्सरी उगाने में कितना पानी लगता है और धान उगाने में कितना पानी लगता है। समझ गए कि नहीं? तो टोटल अमाउंट ऑफ नर्सरी उगाने के लिए कितना लगता है? 40 से 60 हेक्टेयर मिलीमीटर। कितना लगता है? मतलब ये लिखा है कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तुमने नर्सरी डाल दी तो कितना पानी लग जाएगा? 40 से 60। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है कि 15 से 20 क्या लग जाएगा उस लैंड को तैयार करने में, और बचा 25 से 40 इसमें लग जाएगा उसको उगाने में। समझ गए कि नहीं? मतलब अगर 1 हेक्टेयर एरिया में तुमको क्या करना है, क्या लगाना है? नर्सरी, तो कितना पानी लगे? 40 से 60 हेक्टेयर मिलीमीटर, जिसमें से 15 से 20 के महान लाग जे उसको तैयार करने में, और बचा 25 से 40 उसको उगाने में। बस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पडलिंग करते तो पानी लगता है खूब सारा कि नहीं? तो कै एम लग जाता है? 200 से लेके 300 तक। बाकी जो बचा पानी है भैया, फिर धान को देते रहो, सिंचाई करते रहो समय समय पे। समझ गए कि नहीं? बस खत्म वाटर मैनेजमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। बीड मैनेजमेंट में कुछ ज्यादा है नहीं। बीड मैनेजमेंट में देखो क्या है, ये सब पढ़ लो। बीड की प्रॉब्लम कहाँ ज्यादा होगी, अपलैंड राइस में या ट्रांसप्लांटेड राइस में? अरे मतलब सॉरी, डायरेक्ट सीडेड राइस में कि अपलैंड? तो सबसे ज्यादा किसमें होगा? डायरेक्ट सीडेड राइस में। अच्छा, क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप बीट कंपटीशन कितना दिन का होता है? 15 से 45 दिन का। तो पिछली बार जब बीट मैंने पढ़ाया था तो क्रिटिकल पीरियड बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ। क्रिटिकल पीरियड ऑफ बीट कंपटीशन का मतलब ये है कि ये वो पीरियड है, ये वो टाइम है जिस समय अगर आपने बीड मैनेजमेंट नहीं किया तो जो लॉस होगा उसको आप कंपनसेट नहीं कर पाओगे। समझ गए कि नहीं? तो कितने दिन तक, शुरू से 15 से 45 दिन तक बहुत खतरनाक होता है बीड कंपटीशन। इतने दिन में बीड को क्या करना चाहिए? कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो लॉस बहुत ज्यादा होगा। समझ गए कि नहीं? कितना दिन का होता है? 15 से 45 दिन का। ठीक है, ट्रांसप्लांटेड राइस में किसमें होगा? 30 से 45। ठीक है, अपलैंड राइस में मैंने क्या बताया था कि 50 से 70% ईल्ड किस वजह से लॉस हो जाती है? मीट की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल करने के लिए हर्बिसाइड डाल दो, कौन सा? तुम लोग सब जानते हो, ब्यूटाक्लोर डाल दो, प्रोपेनिल डाल दो, ये सब किसका है? राइस का हर्बिसाइड है ना? नॉमनी गोल्ड डाल दो तो खरपतवार क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना? अब ये वाला तुम मत पढ़ना, ये सेलेक्टिविटी है, ये वीड में टाइम पढ़ा दूंगा, छोड़ देना। अगला है वैरायटीज। वैरायटीज तुम्हें सब आती होंगी लगभग लगभग। पहली डॉर्फ वैरायटी कौन थी? TN1। जान रहे हो कि नहीं? कितने लोग जान रहे थे? अब कुछ लोग झूठे हाथ उठाए, हमको पता है। हाँ, तो कौन सी थी? TN1 ताइचुंग नेटिव 1। कहाँ थी? 1900
पहली हाई यील्डिंग वैरायटी पूछे था, विश्व का जादुई धान IR8 किसके क्रॉस से बना? DG UG आल्सो नोन एज, हाँ कहां से रिलीज हुआ? 1900। अच्छा कुछ कठिन है इसमें, अब बताओ। अच्छा इंडिया की बात करेंगे तब कौन थी, किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री ने बनाया था। जया किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री ने बनाया। और भारत की जादुई किस्म पूछा जाए, जया। विश्व की जादुई किस्म, भारत की मिरेकल। अब तुम जादुई नहीं, जादुई की अंग्रेजी पढ़ लेना, क्या होता है। हाँ नहीं, यहाँ जादुई, वहां जादुई नहीं लिखा, मेरा पेपर अंग्रेजी में आता है पता है। हाँ तो हम मिरेकल पूछेगा। तो वर्ल्ड की मिरेकल प्रजाति कौन सी थी? IR, भारत की किसने बनाया? डॉक्टर शास्त्री ने बनाया। IR8 को किसने बनाया? हाँ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है अगला चलो। म्यूटेंट वैरायटी मतलब कौन सी थी? जगन्नाथ। अच्छा सूखा वाली वैरायटी कौन सी है? बाला, कंचन, किरण, भवानी, ये सब है, सुभागी। ठीक है। अच्छा बताओ कंचन और किसकी प्रजाति है? मक्का। फ्रूट क्रॉप में बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कौन बता रहा है, कोई बोला सही आंसर? आंवला की वैरायटी है। कंचन किसकी वैरायटी है? आंवला की वैरायटी। आंवला का वैज्ञानिक नाम? ठीक है। गूजबेरी किसको कहते हैं? गूजबेरी। आंवला को शायद गूजबेरी बोलते ना। पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम लोग, गधा हो। चलो। अच्छा तो सूख, अच्छा वाटर लॉगिंग वाली वैरायटी जहाँ खूब पानी भरता हो, मधुकर, चकिया, और बाकी जल निधि, जलप्रिया, जलमग्न। जितना जल नाम लिखा रहेगा समझो जल में होगी, है ना। और आगे जल और पीछे लड़के के नाम, जल निधि, जलप्रिया, और पता नहीं क्या क्या, सब किसकी वैरायटी होंगी? धान की। और कौन से रीजन के लिए? वाटर लॉगिंग के लिए। ठीक है। अच्छा सैलिनिटी मतलब जहां नमक वमक खूब हो, वो वाली कौन सी वैरायटी है? एक जरूर ध्यान रखना ये, लूनी श्री जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ और बाकी भी पढ़ लेना। अच्छा अब हाइब्रिड राइस सबसे पहले कहाँ आया? चाइना। ठीक है। लेकिन भारत में पहले एक वैरायटी कौन सी थी? MGR, जिसे हम पहले किस नाम से जानते हैं? हाँ। तो इंडिया सेकंड कंट्री है जिसने डेवलप किया हाइब्रिड धान। किसके बाद? पहले हाइब्रिड राइस कहाँ आया? ठीक है। अच्छा अब चलो, चाइना हो गया। अब हाई यील्डिंग वैरायटी कौन सी थी? पूसा बासमती 1। ठीक है। पहली सुपर, अच्छा एक सुपर राइस भी होता पता है, किसने बनाया था? डॉक्टर GS खुश ने बनाया था। ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट सुपर लाइन ग्रेन वाला कौन था? PRH10। देखो पूसा बासमती क्या था कि बासमती चावल था लेकिन महक नहीं था। PRH10 वाले में क्या है? महक भी है, ठीक है, एरोमा है। ठीक है। और भी है। अच्छा हार्वेस्टिंग कब करते हैं धान का? जब 80% पैनिकल क्या हो जाए, पक जाए, या नमी कितना बचे, बेसन में। अच्छा स्टोरेज कितने पे करते हैं? धान का स्टोरेज 14 पे, गेहूं का 12 पे। एंटेमोलॉजी में पढ़ाया जाएगा स्टोरेज पेस्ट में। ठीक है। अगला है ईल्ड। तो ईल्ड क्या होता है? जो शॉर्ट ड्यूरेशन है वो 45 से 55 कुंटल, मीडियम 60 से 70, और लेट वाली, क्या समझ में आ रहा है ना? तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं, ये सब सरल सरल चीजें इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, समझे। तेज है। थोड़ा स्लो पढ़ा है ना, हमको लग रहा था। हाँ चलो कोनो बात नहीं। अब आता है हलिंग परसेंट। हलिंग कितना बताया था शुरू में? 66 मिलिंग 55। तो हलिंग का मतलब क्या होता है कि राइस का वजन पैडी का वजन गुणे 100, हलिंग परसेंट आ गया, कितना होता है? 66। ठीक है समझ में आ गया ना आप? ठीक है इतना स्पीड, ठीक है चलो। अच्छा हलिंग परसेंट क्या होता है, कितना होता है? 66। इसी 66 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 का मतलब वही ना, 66 चाहे 2/3। अच्छा। अच्छा बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ब्रांड जानते हो क्या होता है? भूसी नहीं। हाँ ब्रांड नहीं जानते तुम लोग, राइस ब्रांड। तुम लोग नहीं बनाई हो, राइस ब्राउन ऑयल नहीं यूज की हो? राइस ब्राउन ऑयल नहीं आता है? देखो धान की पहली क्या करते हैं हम लोग, उसकी भूसी को अलग करते हैं, फिर उसकी जब पॉलिशिंग करते हैं तो जो निकलता है उसे बोला जाता है ब्रान, समझे। तो उस ब्रान में बहुत ऑयल भी होता है, प्रोटीन भी होता है, समझे।
तो राइस ब्राउन में आपसे पूछे कितना % ऑयल होता है, तो इसीलिए आपने कभी दुकान पे जाके आज किराना स्टोर में बोला बोला राइस ब्राउन ऑयल दे दो, तुरंत बोतल निकाल के देगा, महंगा, दाम भी उसका ज्यादा रहेगा, है ना। तो कितना तेल होता है, 14 से 25। प्रोटीन उसमें कितना होता है, तभी तो देखो उसको जानवर को खिलाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कितना है, 12 से 15%। ठीक है, विटामिन बी भी होता है, समझे। अच्छा, राइस के पास क्या होता है, सिलिका कंटेंट होता है, दैट्स वाई एनिमल डू नॉट लव इट एज अ फूड। पहले ही पढ़ा दिया था कि इसके उसमें क्या पाया जाता है, सिलिका, इसीलिए जानवर क्या होता है, खाता नहीं है, समझे। अब पैरा बॉइलिंग जानते हो क्या होता है, या पार बॉइलिंग जैसे बोलते हैं, क्या होता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो, शांत रहो, कितने लोग ऐसे हैं जो भुजिया धान जानते हैं, भुजिया धान नहीं जानते हो तुम लोग। आपको नहीं पता भुजिया धान क्या होता है, तुम लोग कौन से प्रदेश से आई हो भाई। देखो ब्राउन राइस जानती हो कि नहीं, देखो अब शांत रहो भैया, शांत, देखो ऐसा कतना बतियाते हो, देखो, देखो कहाँ मगन है पता ही नहीं है, क्या कर रहे हो, शांत रहो यार। तो देखो हमारा क्या होता है, एक चीज होता है पार बॉइलिंग, ठीक है। आप लोगों ने एक धान देखा होगा जो व्हाइट कलर ना होके ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम इंग्लिश में ब्राउन राइस बोलते हैं। हाँ, साइज भी बड़ा रहता है। तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो नॉर्मल धान होता है उसको हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट देते हैं। कैसा ट्रीटमेंट, हाइड्रो मतलब पानी में रख के बेसिकली उबालते हैं उसको, फिर बोरा ओरम करके रख देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जो हमारी भूसी होती है ना, उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं और विटामिन होते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे पानी में गर्म करके, तो जो वो भूसी में प्रोटीन और विटामिन है ना, वो किस में आ जाएगा, दाने में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, दाने में आ जाएगा। तो उसका जो गुणवत्ता है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी ट्रीटमेंट को क्या बोला जाता है, पार बॉइलिंग या पैरा बॉइलिंग, कुछ भी बोलो, समझ गए कि नहीं। तो पार बॉइलिंग किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। और जो पार बॉइलिंग होगा उसमें ज्यादा क्यों करते हैं, तो उद्देश्य क्या है, जो हमारा उसकी लेयर में जो प्रोटीन और विटामिन है उसको कहाँ कंजर्व करना, सीड के अंदर या ग्रेन के अंदर कंजर्व करना, ये हमारा पार बॉइलिंग का उद्देश्य होता है, ठीक है। इट इज अ हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट। हाइड्रोथर्मल मतलब पानी के साथ हीट देते हैं, समझे। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट गिवन टू द पैडी टू इंप्रूव इट्स मिलिंग एंड कंजर्व विटामिन B12 एंड लॉसेस ऑफ विटामिन ए। जो हमारा पॉलिशिंग के टाइम पे लॉस हो जा रहा था, अब वो लॉस नहीं होगा। समझ गए क्या होता है, ठीक है। समझ में आया सभी को, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो, आया भैया समझ में क्या होता है। क्या तुम लोग यार क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, बताओ लास्ट। हाँ, नहीं आया समझ में पार बॉइलिंग क्या होता है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया। तो कम से कम बोलना तो चाहिए कि नहीं आया। हाँ, देखो, अगर आपको नहीं आ रहा है, किसी एक सिंगल स्टूडेंट को भी नहीं आ रहा है, आपको क्लास में बोलना चाहिए सर हमको समझ में नहीं आया। भाई आपने अपनी फीस दी है ना, किसी और की तो है नहीं। और सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, किसी को हो सकता है जल्दी समझ में आ जाए, किसी को ना आए। यदि किसी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि यार सबको आ गया हमको नहीं आया। हो सकता है झूठे में सब लोग कह रहे हो आ गया, समझ में कि नहीं। अरे उनसे कहते यार मैच वैच बंद कर दें, यहाँ तक ताली बजवा रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, बैठे रहो। देखो पैरा बॉइलिंग का मतलब क्या होता है भैया, तुम ही को समझा रहे हैं, तुम कहाँ गए हो वो, उसको कह रहा हूँ। देखो पैरा बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल धान है, ठीक है, तो उससे अगर आप मिलिंग करोगे तो व्हाइट राइस आपको मिलेगा। तो उसके जगह हम क्या करते हैं कि जो धान है उसका हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट करते हैं। हाइड्रोथर्मल का मतलब क्या हुआ कि उसको पानी में भिगो के और नीचे से हीट देते हैं, समझ गए। तो जब आप नीचे से हीट दोगे तो पानी गर्म होगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि जो हमारा भूसी है ना धान के ऊपर जो कवरिंग है ब्राउन ब्राउन, उसमें जो विटामिन और प्रोटीन है वो क्या होंगे कि सीड के अंदर आ जाएंगे जब आप गर्म करोगे। तो इसी ट्रीटमेंट को बोला जाता है हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि हमारा जो विटामिन और प्रोटीन भूसी में है, जो आप उसको कहाँ कंजर्व करना, ग्रेन के अंदर या सीड के अंदर कंजर्व करना, ठीक है। और मिलिंग क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। अगर आप वैसे नॉर्मल राइस की मिलिंग कराओगे तो चावल हो सकता है टूट जाए,
लेकिन अगर आपने उसकी पार बॉइलिंग कर दी है तो वो चावल टूटेगा जल्दी नहीं। समझ में आ गया क्या होता है ना। आप लोगों ने भुजिया धान देखा होगा, वही है ये बेसिकली, और कुछ अलग से रॉकेट साइंस नहीं है। समझ में आ गया सभी को कि नहीं? अभी भी ना आया हो तो बताओ। नहीं आया? अब आपने एक नाम सुना होगा गोल्डन राइस का, ठीक है? किसने बनाया? इंगो पोर्टिकस और पीटर बियर ने, दो साइंटिस्ट थे, ठीक है? कौन थे? इंगो पोर्टिकस और पीटर बियर ने बनाया। इस धान में किसकी अधिकता थी? विटामिन ए की बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जा रहा था, लगभग 37 ppm के पास पाया जा रहा था। तुमको वो नहीं याद रखना है, बस ये याद रखो कि जो गोल्डन राइस है उसमें विटामिन ए और आयरन की अधिकता होती थी। किसने बनाया? इंगो पोर्टिकस और पीटर बियर ने। लेकिन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव नहीं किया गोल्डन राइस को, इसलिए हमें मार्केट में नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने इसे बैन लगा दिया क्योंकि ये धान बायोटेक्नोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके बनाया गया था। गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसको अप्रूव नहीं किया गया। लेकिन बना था तो उसमें किसने बनाया? डॉक्टर इंगो पोर्टिकस और पीटर बियर ने बनाया। किसकी अधिकता होती है? विटामिन ए और आयरन की अधिकता होती है। एक क्या बात कर रहे हो यार। अगला हमारा एसआरआई, नाम सुनोगे नहीं? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन किसने डेवलप किया? देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये मेडागास्कर से डेवलप हुआ है ना। नाम नहीं पढ़ा होगा, नाम कठिन है, हेनरी डी लवलीने करके है। अच्छा, नाम हटा दिया, मैं नहीं लिखा तो है ना। हेनरी डी लवलीने। कहाँ पे डेवलप हुआ? मेडागास्कर। मेडागास्कर कहाँ है? तो सवाल ये साइंटिस्ट का नेम नहीं देता है, वो यही पूछता है कि एसआरआई मेथड कहाँ से डेवलप हुआ। तो मेडागास्कर अफ्रीका से डेवलप हुआ, ठीक है? और डेपोक कहाँ से डेवलप हुआ? IRRI फिलीपीन से डेवलप हुआ, ठीक है? इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया? हाँ, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कोयम्बटूर में है। तो सर्वप्रथम ये किस स्टेट में आया? हो गए तुम लोग, लद गए। पढ़ाते पढ़ाते हम। कौन बोला आंध्र प्रदेश? तुम बोले। अरे गधा, लिखा है फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, मतलब पहले कहाँ आया? तमिलनाडु। और फिर कहाँ आया? तो फॉलोड बाई काट दो यार, लियो, ये नहीं पूछा जाता है तो हमने ऐसे ही, है ना। सबसे पहले कहाँ आया? तमिलनाडु में। कौन सी यूनिवर्सिटी? तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ है? कोयम्बटूर, ठीक है? चलो। तो ये क्या करता है हमारा? वाटर वगैरह को बचाता है। अब इसका फीचर समझ लो क्या क्या है। रेज्ड बेड नर्सरी छोड़ दो। आठ, इसमें कितने दिन पुरानी नर्सरी होनी चाहिए? कितना सीडलिंग पर हिल लगाएंगे? एक। अच्छा, इसका सवाल आता है दो। कौन कौन सा? पहला तो इसका पौध अंतरण 25 गुणे या 20 गुणे 20, मतलब हमेशा स्क्वायर प्लांटिंग करेंगे। हॉर्टिकल्चर में पढ़े होगे ना, स्क्वायर रेक्टेंगुलर ये सब पढ़े हो ना, हेक्सागोनल। तो इसमें कैसी प्लांटिंग करेंगे? स्क्वायर प्लांटिंग करेंगे, 25 गुणे 25 या 20 गुणे 20, ठीक है? ये पूछा जाता है। और नॉर्मल धान की कितना था? 20 × 10। अच्छा, इसका सीड रेट पूछा जाता है, कितना सीड रेट है? 5 से 6, और सिंगल वैल्यू आ जाए तो 6। तो डेपोक विधि से कितना सीड रेट? हाँ, 1.5 से 3 पर मीटर, 1.5 से 3 किलोग्राम। वो 11 से 14 मत करो, वो दिन है। यही सब गड़बड़ हो जाता है, समझे कि नहीं? इसमें कितना सीड रेट? 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है लीफ कलर चार्ट, जानते हो कि नहीं? तुम लोग नहीं जानते होगे। LCC कुछ नहीं है, एक ऐसे पट्टी सी होती है ना। अभी गूगल करके दिखा देंगे। कुछ नहीं है, एक नैरो स्ट्रिप टाइप की होती है। उसमें हरे दिखाई देते हैं यार, इसमें लगाया नहीं, नहीं तो तुम लोग चौंके रहोगे। समझे? बस, बात नहीं। ऐसे ही क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है जिसमें देखो ये सब कौन सा कलर है? ग्रीन। अभी अलग अलग ग्रीन है, समझे कि नहीं? हमको भी नहीं पता कौन कौन सा है। ये कोई, मतलब सबसे डार्क ग्रीन ये है, सबसे लाइट ग्रीन, और इस सबका कलर का नाम है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा कौन सा क्या है। बस ये समझो ये सब कैसे हैं। हाँ। तो देखो, लीफ कलर चार्ट से क्या करते हैं? करता कोई नहीं है, पढ़ने के लिए साइंटिस्ट लोग करता है, ठीक है? जो हम लोग रिसर्च सर्च करते हैं उसमें, फार्मर कोई नहीं प्रयोग करता। लीफ कलर चार्ट का काम क्या है? ये नाइट्रोजन की कमी को बताता है। ऐसे इसको ले जाओ और पत्ती से क्या कराओ? मैच कराओ।
तो मान लो अगर इस कलर में मैच कर गया तो मतलब ज्यादा नाइट्रोजन की कमी है, इस कलर में मैच कर गया तो कम, इससे और कम, इससे और कम, इससे एकदम नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितनी स्ट्रिप होती है? 6 स्ट्रिप होती है। कितनी स्ट्रिप होती है? 6 स्ट्रिप होती है। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो सवाल यही आता है कि एलसीसी का प्रयोग किस न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट के लिए करते हैं, तो कौन से, क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो देखो वही लिखा है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नीड टू राइज। इट कंसिस्ट ऑफ 6। ठीक है, नंबर 1 का बोलते हैं ग्रीन, और 6 पे होता है पेल ग्रीन। ठीक है, ईच टाइम कितना नाइट्रोजन अप्लाई कर देते हैं? हाँ, मतलब अगर एक बार कलर मैच कर गया तो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन डाल दो, 25 किलोग्राम बचा देता, छोड़ दो। ये तो कितना स्ट्रिप होता है? समझ गए क्या होता है लीफ कलर चार्ट? अब आता है बासमती राइस। बासमती राइस का टेस्ट वेट और नॉर्मल राइस का 25 ग्राम, नॉर्मल राइस का 25 ग्राम। ठीक है, सीड रेट बासमती राइस का कितना होता है, ये याद रखना। और हाइब्रिड राइस का, तो देखो धान में कई सारे सीड रेट हो गए, आपसे पूछे एसआरआई में सीड रेट, एसआरआई में कितना? 5 से 6 किलोग्राम। किसमें? एसआरआई। डेपोग में 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, टोटल 75 से 90 मीटर स्क्वायर। हाँ, संकर धान का बीज दर, हाइब्रिड राइस का 15 किलोग्राम, लिखा नहीं है यार, हाइब्रिड राइस का बीज दर 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बासमती राइस का बीज दर, तो देखो धान में कितने सारे बीज दर हो गए, 4-5 बीज दर हो गए, ये याद होने चाहिए आपको, समझे? एसआरआई में कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है? 8 से 10 दिन। और डेपोग में 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। समझ गए कि नॉर्मल कितने दिन में नर्सरी तैयार होती है? 21 से 25। ठीक है, बस खत्म धान। कुछ बचा? धान में समझ में आ गया सब? ऐसा कुछ है जो ना समझ में आया हो? और कल मैंने एक बता दी थी ब्राउन मैन्योरिंग, ब्राउन मैन्योरिंग बता दिया क्या होता है, कौन बताएगा? अच्छा शांत रहो, जिससे पूछूंगा वही बताना। कितने लोग हैं जो ब्राउन मैन्योरिंग बता सकते हैं क्या होता है? बाकी लोग क्यों नहीं, सही से हाथ खड़ा करो आप लोग, किसके किसको आता है? अच्छा तुम तो नए हो, आप लोगों को नहीं समझ में आया पीछे? ब्राउन मैन्योरिंग कल नहीं समझ में आया? नहीं आया? आपको नहीं समझ में आया? आपको नहीं समझ में आया कल ब्राउन मैन्योरिंग? थोड़ा बहुत आया, क्या आया बताइए? किसका कवरिंग करते हैं? तुम में समझ में आया था कल? भाई कल क्लास में थे? फर्स्ट क्लास है, कोई बात नहीं। तुम बताओ ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है पीछे? कैसे कल्याण होगा तुम लोगों का? रुक जाओ, पूछने दो और लोगों से। इधर किसको किसको समझ में आया? कल क्लास में नहीं थे तुम? समझ में आया ब्राउन मैन्योरिंग क्या होता है बताओ? हाँ, मैंने क्या बताया था यार, कि धान के खेत में हम लोग ढैंचा ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर जब ढैंचा ग्रो करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बाद में 2,4-D नामक रसायन क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारा वो क्या होता है, ढैंचा क्या हो जाता है, मर जाता है। जब हमारा ढैंचा मर जाएगा तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राउन मैन्योरिंग। तो इससे क्या फायदा होता है, एक तो तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, दूसरा फायदा क्या है कि वाटर की सेविंग होती है, वाटर इवेपोरेशन में लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो धान मैंने लगभग पढ़ा दिया आपको। कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो धान में ना पढ़ाया हो तो बताओ मुझे, है ना? किसी को लग रहा हो कि सर ये पॉइंट धान का नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। अब इसके अलावा बचता है डिजीज एंड पेस्ट मैनेजमेंट। वो आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पैथोलॉजी में डिजीज पढ़ रहे हो और एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने वो हटा दिया। तो आपका चैप्टर छोटा हो गया। ठीक है, एक बार डिजीज पढ़ाया गया राइस का कि नहीं पढ़ाया गया? इंसेक्ट पढ़ाया गया राइस का कि नहीं पढ़ाया गया? अरे मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ना यार। नहीं, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोग उनसे पढ़ लीजिएगा। लेकिन जैसे मैं बता दे रहा हूँ,
धान का ब्लास्ट डिजीज किससे होता है? पायरिकुलेरिया और आईजी। इसका सिम्टम याद रखना, आई बोट टाइप का सिम्टम आता है, ठीक है, बोट टाइप का सिम्टम, बोट मतलब जानते हो ना, नाव टाइप का। तो इसे बोलते हैं रिच मैन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिकता से यह रोग आता है, ब्लास्ट डिजीज। दूसरा धान का मेजर, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, भूरा धब्बा रोग, हेलमिंथोस्पोरियम और आईजी 1943 में बंगाल फेमाइन इसी रोग के कारण आया। उसके बाद में राइस का एक टुंगरू डिजीज भी है ना। राइस में कुल मिला के लगभग 10 डिजीज हैं, 7 8। वो सबके कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में इंसेक्ट पेस्ट में बात करोगे, राइस स्टेम बोरर, राइस केस वर्म, ये सब पता होना चाहिए, पढ़ाएंगे भी आप लोगों को, ठीक है। तो वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो राइस क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ गया सभी को राइस? कुछ ऐसा लग रहा है राइस से छूटा है? किसी कोई दिक्कत राइस में? एसआरआई, देखो एसआरआई ठीक है, चलो एसआरआई बता देते हैं। और कोई दिक्कत? कम से कम चलो किसी ने कहा तो कि कुछ रिपीट करो। कहाँ गया यार एसआरआई? हाँ, शांत रहिए भैया। हाँ, अच्छा शांत। देखो, एसआरआई में क्या है, ये क्या है, टेक्नोलॉजी है राइस को रोक करने की। फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। हमारे ये डेवलप कहाँ हुआ, मेडागास्कर अफ्रीका में। किसने डेवलप किया, हेनरी डी लवली ने। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया, तमिलनाडु। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, बस हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को चेंज कर देते हैं। पहले धान को 20 गुणे 10 पे लगा रहे थे, अब धान को हम लोग किस पे लगाएंगे, 25 गुणे 25 या 20 गुणे 20, मतलब स्क्वायर के रूप में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग करेंगे। और एक हिल में मात्र एक पौधा लगाएंगे, ठीक है। समझ गए? ठीक है। हमारा सीड रेट कितना होगा, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो हमारा सीड रेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्योंकि जब आप 20 गुणे 10 पे लगा रहे थे तो स्पेसिंग कम थी, तो बीज दर ज्यादा लग रहा था। अभी क्या है, बीज दर, हाँ, स्पेसिंग हमने बढ़ा दी तो बीज दर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना बीज दर हो जाएगा, 5 से 6 किलोग्राम हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कहाँ आया, तो तमिलनाडु में आया, ठीक है, सारा ही। और किसी कोई दिक्कत? हाँ, इधर क्या क्या कह रहे थे आप, बताइए। डिजीज पढ़ा दूं? परेशान नहीं हुई है, डिजीज तो पैथोलॉजी सारा ले पढ़ाएंगी तुम। हाँ, देखो यार, एक्चुअली बात ये है कि मैं पढ़ा देता, लेकिन देखो पहली चीज तो ये इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप इसका मेजर सब्जेक्ट एज अ कोर्स पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मैं सर से आप कहिएगा कि सर मुझे सारी क्रॉप की डिजीज पढ़ाइए और उसका सिम्टम पढ़ाइए, मैनेजमेंट पढ़ाइए, कुछ मेजर सिम्टम है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, क्या क्या लक्षण है, कैस कारण होता है। तो ये आपके सर पढ़ा देंगे, ठीक है। और निश्चित पढ़ाएंगे। डिजीज और इंसेक्ट के लिए मत परेशान हो, प्रमोद से मैं कह दूंगा, वो आपको एक एक इंसेक्ट बता देगा, ठीक है। और लास्टली कुछ नहीं होगा तो फिर मैं हूं, आप दिक्कत मत लीजिए। और बताइए, धान से कोई समस्या? हलिंग से, मिलिंग से, एसआरआई से, डेपोग से, ठीक है, नर्सरी से। थोड़ी सी धान बड़ी क्रॉप थी, आज तीसरी ही क्लास तो है, उसमें से 2 बार तो मैं रिवीजन करा दिया। धान लगभग लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सबको याद हुआ धान की नहीं? पक्का? ए भैया तुम खड़े हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, क्या? दिवाकर। तो भैया ए शांत रहो, दिवाकर जी आप मुझे धान से कोई 5 पॉइंट बताओ, 5 कोई भी पॉइंट बताओ। अब सभी लोग शांत रहेंगे, उनकी बात सुनेंगे, ठीक है। अब फैमिली नहीं बता देना, कुछ कठिन भी बताओ। चलो बताओ, 5 बताओ, फटाफट बोलो। ठीक है। तुमसे 5 पॉइंट धान का नहीं बताया जा रहा है, 50,000 पॉइंट बताएं। तो यही तो डेवलप कर रहा हूँ एबिलिटी, जब तुम खुद से बताओगे क्वेश्चन आंसर तो कभी नहीं गलत होगा। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट तुमने बताया, ठीक है। जमाल तुम 5 पॉइंट बताओ कोई धान से। ठीक है, ठीक है, 2। ठीक है, ठीक है।
ठीक है चलो बैठ जाओ, बढ़िया। आप बताइए धान से कोई 3 पॉइंट बताओ जो आपने सीखा हो, कोई 3 पॉइंट कुछ भी। आप प्लीज थोड़ा सा यार शांति बनाए रखो। आप ही लोगों के लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा कोऑपरेट कर रहे हो यार। हिल हिल प्लांट्स। ठीक है। क्या? गुड। ठीक है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए धान से कोई 3 पॉइंट बताइए। क्या? स्टेपल, वहाँ ठीक है। होता क्या ये बताओ, नाम मत बताओ खाली। ठीक है। चलो एसआरआई से बता दो, सीड रेट कितना होता है एसआरआई में। ठीक है। कहाँ पे आया भारत में? भारत में कहाँ आया सर्वप्रथम? ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, और? ठीक है। मिलिंग कितना होता है? ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए धान से कोई 2-3 पॉइंट। थोड़ा तेज बोलो। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यही तो हेजिटेशन दूर करना है। 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। टोटल नर्सरी कितना लगता है धान में? ओ सॉरी, डेपोक विधि में। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए धान से कोई 2 पॉइंट बता दो। देख के नहीं, ऐसे ही बताओ। ये भैया शांत रहो यार, प्लीज। ठीक है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी 20 से 30% है। ठीक है, और? हाँ। ठीक है। हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना है? 15 क्या कुंटल? हाँ, किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए धान से कोई 2-3 पॉइंट। 1.5 से 3 केजी क्या? 1 किलोमीटर में? 1.5 से 3 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, पूरा यूनिट बोलो। हाँ। 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर नहीं। यही सब गलती करोगे, बैठो। आप बताइए धान से कोई 2-3 पॉइंट। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए कोई 2-3 पॉइंट। एक बात। हाँ बताइए। आप बोलते रहे, हम सुन रहे हैं। इन लोगों को देख ली का कलाकारी कर रहे हैं। ठीक है, बैठ जाइए। आप बताइए कोई जो इन लोगों ने अभी तक ना बताया हो। कोई 2-3 पॉइंट बताइए। ठीक है। क्या? ठीक है, हाँ क्लेई सॉइल होता, गुड, और? ठीक है, और? अब बताइए 1-2 पॉइंट। कुछ सीड रेट से बताइए। हाइब्रिड राइस का सीड रेट कितना होता है? हाइब्रिड राइस का सीड रेट
विश्व की जादुई किस्म किसे बोलते हैं? वर्ल्ड मिरेकल राइस वैरायटी कौन सी है? चलिए बैठ जाइए, आप बताइए। दो तीन पॉइंट बताइए जो इन लोगों ने ना बताया हो। तुम बताओ वर्ल्ड की मिरेकल राइस कौन सी है? राइस की फैमिली क्या है? राइस की फैमिली क्या है? पढ़ा नहीं है आपने? अगली क्लास में पढ़ के आइए, ठीक है, रिवीजन करके आइए, बैठ जाइए, आप बताइए। तुम बताओ, दो तीन पॉइंट बताओ। राइस की फैमिली क्या है? फ्रूट टाइप क्या है? कैरियोप्सिस, ठीक है। हाइब्रिड धान का बीज दर? 15 kg पर हेक्टेयर, ठीक है, आप बताइए। दो तीन पॉइंट बताओ। कहाँ से बताई दो तीन पॉइंट? कह रही है कहाँ से बताई? अरे कोई सा पॉइंट बता दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए धान का वैज्ञानिक नाम बताइए। ओराइजा सटाइबा। अरे कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे बताओ। धान में कितने क्रोमोजोम है? 24, चलो ठीक है, रहने दो, आप पूछ लेंगे तो फिर। हाँ। तुम खड़े हो जाओ भैया। हाँ, ये लड़का कौन है पीछे अपने? हाँ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, तुम ही खड़े हो जाओ, अच्छा। ठीक है। धान से तुम बैठ जाओ, धान से कोई दो तीन पॉइंट बताओ। शांत रहिए। ठीक है, गुड, और? ठीक है। जया किसने बनाई? डॉक्टर शास्त्री ने, ठीक है, और? ठीक है, गुड। डेपोक फिलीपींस से आया, भारत में कहाँ आया? आंध्र प्रदेश में आया, ठीक है। आप बताइए कोई एक दो पॉइंट। क्या नाम है तुम्हारा? भैया नीरज, बताओ कैसे काम बनेगा? हाँ हाँ, बताओ बताओ। बताओ। हाँ, गुड। ए भैया, तुम वो लोग शांत रहो, ये लोग देखो कितना शांति का परिचय दिए, आप लोग भी शांत रहिए, है ना? बताइए। ठीक है। इंडिका कहाँ ग्रो होती है? गुड। जपोनिका? गुड। और जावानिका? वेरी गुड, इंडोनेशिया में, ठीक है। और बताओ, एसआरआई भारत में कहाँ आया? एसआरआई में बीज दर? 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ भैया, कोई धान से 5 पॉइंट बताओ जो इन लोगों ने ना बताया हो, थोड़ा सा अलग। बहुत बढ़िया। तुमने तो बिल्कुल ही चमत्कार कर दिया, और? ठीक है, वेरी गुड, और? अरे कोई ढंग का बताओ, सब तो हो गया। तुम, अच्छा चलो, डेपोक से दो तीन पॉइंट बताओ। डेपोक विधि है। हाँ, उसकी दो तीन पॉइंट बताओ जो बढ़िया पॉइंट हो। मतलब सारे ही पॉइंट उसके बढ़िया, लेकिन बताओ दो तीन पॉइंट। ठीक है, और? तुम बताओ, लास्ट, बैठ जाओ, तुम गधा पढ़ते नहीं हो, बताओ। 5 पॉइंट बताओ ध्यान से। हाँ, डेपोक से बता दो। वेरी गुड। हाँ। क्षेत्रफल। ठीक है, बैठ जाओ। अभिषेक बताओ, एसआरआई से 5 पॉइंट। शांत रहिए। 5 पॉइंट बताओ एसआरआई से। ठीक है। आदित्य, तुम बताओ दो तीन पॉइंट, बैठ जाओ। वेरी गुड, है ना? एक पॉइंट किसी ने नहीं बताया था, और? डॉक्टर मोंटी जोन्स ने दिया था, हाँ।